नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद हेमन में। और हमारी ओर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपने जो भी गोल अपने नए साल के लिए रखे हों वो सारे गोल आप अचीव करें और आपको सारे गोलों में सफलता प्राप्त हो। तो आते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा जंतु और पौधे। इसमें हम पहले बात करेंगे पौधों के बारे में। जैसे कि मैं आपको पॉइंट वाइज इसमें सारी चीज़ें समझाऊंगा और जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है वो सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की गई है, जिसके लिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इसको स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि आपको हर पॉइंट कवर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम देखेंगे सजीवों को पादप जगत, जंतु जगत एवं सूक्ष्म जीवों में विभाजित किया जाता है। सजीव कैसे होते हैं? सजीव प्राणी बहुकोशिकीय तथा एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। अब हिप्टेकर ने सजीवों को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। इस चीज को आप याद रखें। हिप्टेकर ने सजीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 5 वर्गों में। पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा, तीसरा कवक जगत, चौथा पादप जगत और पांचवा जो है वो है जंतु जगत। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको मोनेरा जगत, प्रोटेस्टा जगत और कवक जगत ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो महत्वपूर्ण है वो है पादप जगत और जंतु जगत। तो पहले हम बात करेंगे पादप जगत की, ठीक है। अब आते हैं हम आगे पौधे। पौधे के बारे में जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं। पौधे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं। पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। ये एक क्वेश्चन बनता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। और साथ ही एक और क्वेश्चन बनता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म जीव एवं जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे बालकों को परिवार द्वारा अपने लिए आवश्यक पेड़ पौधों की जानकारी देना चाहिए, जो कि एक सामाजिक तरीका है, बिल्कुल देना चाहिए। पौधों के भाग एवं उनकी भूमिका। प्रायः सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती, फल एवं फूल पाए जाते हैं। केवल कवक, शैवाल आदि में इस प्रकार की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। पौधों के भाग की बात करें तो ये 5 भाग मुख्य होते हैं पौधों के। पहला है जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती, चौथा फल और पांचवा फूल। ये 5 जो हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और फिर इनके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हम पहले शुरुआत करेंगे जड़। देखिए आप जड़ दिख रही है चित्र में आपको, तो हम जड़ के बारे में ही अब चर्चा करेंगे। जड़ देखिए, यह पौधे का वह भाग है जो प्रायः भूमि के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? भूमि के अंदर, जो कि पौधे को मजबूती प्रदान करता है, ताकि पौधा जो है मजबूती के साथ खड़ा रहे। इसका काम कौन करता है? जड़ करती है। जड़ कहाँ? अंधकार की ओर बढ़ती है, तना प्रकाश की ओर बढ़ता है। ये पॉइंट में मैंने आपको समझाने के लिए एक बात बताई है, ताकि आपके ध्यान रहे आपको कि जड़ अंधकार की ओर बढ़ती है, यानी कि गहराई में जाती है, यानी कि जमीन के अंदर होती है। अब जो है जड़ 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, जिसको हम झकड़ा जड़ भी कहते हैं। अपस्थानिक जड़ को हम रेशेदार जड़ भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। मूसला जड़ क्या होती है? ये होती है आप समझे जो मजबूत जड़ें होती हैं, जो मजबूती के साथ पौधे को स्थिर रखती हैं और वृक्ष में जो पाई जाती हैं। हमारे मटर, चना, मूली, गाजर, इनके पेड़ इतनी आसानी से तो नहीं टूटते हैं, तो ये सारी जो है मूसला जड़ें हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हम अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं? जो हमारी फसलों की जड़ें, खासकर जैसे घास, गेहूँ, गन्ना, धान, ये सब क्या होती हैं? अपस्थानिक जड़ें होती हैं। यदि हम आप चित्र से भी समझें तो चित्र देखिए आप, यहाँ पर रेशेदार जड़ें दिख रही हैं। ये उतनी मजबूत नहीं होती हैं, क्योंकि मूसला जड़ें होती हैं वो मजबूत होती हैं। और जो
हमारी अपस्थानिक जड़ें होती हैं उतनी मजबूत नहीं होती हैं, और जो जैसे कि आपने गन्ने की देखी होगी ऊपर ही दिखा जाती हैं हल्की सी, गेहूं की देखी होगी, धान की देखी होगी आपने। तो ये सारी चीज़ें। अब हम जड़ का महत्व, जैसे कि जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सभी जो है जड़ का महत्व है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पौधों को जमीन से पकड़े रहती हैं, जिससे पौधे को क्या मिलती है, मजबूती प्राप्त होती है। पौधों में खनिज जल आदि की पूर्ति करती हैं। इसमें जो है प्रचुर, इसके माध्यम से सभी खनिज लवण जल सभी तने तक पहुंचते हैं और तने के द्वारा पत्ती तक पहुंचते हैं। पत्ती में भोजन का निर्माण होता है। क्या होता है, जड़ जो होती है वो हमारी जमीन से या भूमि से या मृदा से सारे खनिज लवण जल सभी को अवशोषित कर कर जाइलम के माध्यम से तने तक पहुंचाती है, और तना उसे कहाँ तक पहुंचाता है, पत्ती तक। और पत्ती में भोजन का क्या निर्माण होता है, पत्ती में पौधे का क्या निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है। तो आप समझें इसको बेहतर तरीके से। तना, तना जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो अब हम आगे पढ़ते हैं तने के बारे में भी। यह पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जड़ कहाँ जाती है, अंधकार की ओर, और तना कहाँ आता है, प्रकाश की ओर। तो यह पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है। तना हरा और भूरे रंग का होता है। तने से ही क्या निकलती हैं, टहनियाँ और पत्तियाँ निकलती हैं। तने का महत्व, वही जो मैंने आपको बताया वही सारे महत्व हैं। हम इसको एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। तने का महत्व ये है, जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज पदार्थ को पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। आलू अदरक जैसे कुछ तने जमीन के अंदर भी होते हैं जिनको हम खाते हैं। ये तो आपने, ये जरूर आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। आलू अदरक क्या है, जड़ है, तना है, फूल है, फल है, क्या है, तो ये क्या है, तने हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब जो है पौधे जो है, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ जो कि गहराई में जाती हैं, आम, चुकंदर और ये सारी चीज़ों में क्या पाई जाती हैं, मूसला जड़ पाई जाती, गाजर में होती है। दूसरा फिर हमारा क्या है, अपस्थानिक जड़ें या रेशेदार जड़ें, जो उसकी गेहूँ, गन्ना, धान आदि में कौन सी जड़ें होती हैं, रेशेदार जड़ें होती हैं। ये जो होती हैं मूसला जड़ मजबूत होती हैं, ये उनकी अपेक्षाकृत कमज़ोर होती हैं। दोनों का ही काम पौधों को स्थिर रखना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे जहाँ तक है संभव। अब हम जो है पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। पत्ती देखिए कितनी सुंदर पत्ती दिख रही है यहाँ पर। अब हम पत्ती के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, पौधों की पत्तियां तने और टहनियों के सहारे निकलती हैं। ये तो आपको पता है ना, पौधों की पत्तियां किसके सहारे निकलती हैं, तने और टहनियों के सहारे। पत्तियां मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां लाल, बैंगनी तथा पीले रंग की होती हैं। क्या है, कुछ प्रिंटिंग में गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से कुछ अलग से शब्द बन जाते हैं। ये है बैंगनी, ठीक है, बैंगनी। पत्तियों का महत्व तो सबसे ज़्यादा पौधों में क्या महत्व है, पत्तियों का महत्व है। पत्तियां पौधों के भोजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पत्तियां सूर्य की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जिससे पौधे के भोजन का निर्माण होता है। और पौधे से जो जल वाष्प बाहर निकलती है ना, पत्तियों से, सॉरी, पौधे से नहीं, पत्तियों से जो जल वाष्प बाहर निकलती है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। ठीक है, भाप बन के ही निकल रही है, वाष्प बन के ही निकल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन हो रहा है, निकलना यानी उत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण जो मैं भी अपने प्रोसेस पढ़ी वही प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। सूर्य की रोशनी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा यानी कि यह आ रही है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो ये याद रखिएगा, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो किस में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। और क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यांत्रिकी ऊर्जा, गतीय ऊर्जा,
तो आप क्या बताएंगे उसे? रासायनिक ऊर्जा। इस चीज़ को आप याद रखें, ठीक है। और ये जो है मैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता रहा हूँ पेपर के लिए, तो आप इस चीज़ को एक बार अच्छे से सुने और समझें और नोट भी कर लें। नोट जरूर करते चलें, नोट्स बनाते चलें, और क्योंकि हम जब उसे लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से स्टोर होती है चीज़, ठीक है। तो आप नोट भी बनाते रहें। जैसे कि लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है। हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाती है, यानी कि न्यूट्रल, ठीक है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसके हरे रंग वाले तने में होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑप्शन दे देते हैं आपको 4, उसमें एक नागफनी होता है। किस पौधे के पत्ती में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, या किस पौधे के तने में प्रकाश संश्लेषण होता है? किसमें होता है? नागफनी। क्यों होता है? क्योंकि इसकी पत्तियों का रूपांतरण हो जाता है जो है कांटे के रूप में, तो इसलिए वो जो है उसके ग्रीन तने में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। एक और मुख्य क्वेश्चन है, इस चीज को आप मत भूलिएगा। जो फाक्ता नामक पक्षी जो काफी छोटा होता है, वो कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाकर रहता है, ठीक है। किसके कांटों के बीच रहता है? फाक्ता नामक पक्षी कैक्टस है ना, नागफनी के, ठीक है। याद रखिए आप इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट एग्जाम में, है ना। अब हम फूल की बात करते हैं। देखिए फूल के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए फूल नए पौधों के विकास में सहायता करते हैं। फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। फूल की पंखुड़ियां रंगीन होती हैं, जैसा कि आप सबने देखा ही है। भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों की पंखुड़ियों का रंग भी भिन्न भिन्न होता है। आपने अलग अलग कलर के फूल देखे होंगे। गुलाबी कई कलर में होते हैं, गुलाबी कलर में, सफ़ेद, लाल, तो ये आपने देख रखा है। फूल के कई भाग होते हैं, जैसे बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर व पुंकेसर आदि। फूलों में सबसे बड़ा फूल क्या है, ये आप याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है अब, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें देखिए, इसमें जो है, जैसा मैंने आपको बताया, जो रफलेसिया का फूल है, रफलेसिया का फूल होता है वो सबसे बड़ा होता है। और बुल्फिया, ये जो है बुल्फिया होता है, ठीक है, बुल्फिया, है ना। यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। बुल्फिया, ठीक है, क्या होता है? बुल्फिया, ये सबसे छोटा होता है। और फूलों की घाटी, ये लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो है लास्ट एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने, जब फूलों की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको फूलों में शामिल कर दे, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये चीज़ चली जाए, है ना, ताकि हम भूले ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है, ये याद रखिएगा। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार कि फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है भारत में, है ना, तो वो चमोली उत्तराखंड में है, ठीक है। अब हम यदि इसके जननांग की बात करें तो देखिए, ये मादा जननांग है। यदि आप इस तरफ देखेंगे, ये मादा जननांग है और ये नर जननांग है। और तो हम इसको यदि विस्तार से देखें तो देखिए, इसमें क्या क्या होता है। पहले हम नर जननांग की बात करते हैं। पराग कोश होता है, पुतंतु होता है, दल होता है, पुंकेसर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें जो मादा जननांग है उसमें वर्तिकार, वर्तिका, अंडाशय, स्त्री केसर, है ना, इसको अंडायुज भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, आप याद रखें, ये सारे भाग होते हैं, इसलिए मैंने आपको समझाया है, एक मोटे मोटे रूप में इसको बताया है, क्योंकि इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब इसमें आते हैं हम फूलों का महत्व, ठीक है। फूलों का महत्व तो वाकई बहुत ज़्यादा है। परागण की प्रक्रिया फूल द्वारा ही संपन्न होती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन क्रिया होती है। परागण की प्रक्रिया कई प्रकार से होती है, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, ये जो है ये कीटों द्वारा है, ठीक है, द्वारा, जल द्वारा, पक्षियों के द्वारा। अब इस चीज़ को आप समझें, क्या होता है, एक कीट एक बीज को ले जाकर दूसरी जगह छोड़ देता है, तो वो वहाँ से वहाँ, आपने देखा ना, कहीं इकट्ठे उग जाते हैं। वायु के द्वारा वायु में उड़ के बीज दूसरी जगह चला जाता है। जल, जल के द्वारा जल में बहकर उस पौधे का बीज आगे चला जाता है। जंतुओं द्वारा, कभी कभी क्या होता है,
कुछ जंतु बीज खा लेते हैं जो कि पूरी तरीके से नहीं खाते हैं, और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो जहाँ मृत होते हैं उस जगह पर भी पौधे उग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। कुछ फूलों को भी खाया जाता है, जैसे हम कद्दू, तोरई, लौकी, इन सब के फूलों को भी खाते हैं, है ना। और लौंग व केसर काई से प्राप्त होती है, वो फूलों से प्राप्त होती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। लौंग और केसर किससे प्राप्त होती है? फूलों से प्राप्त होती है। अगला जो हमारा है फल, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है फल, है ना। मुंह में पानी तो आया होगा। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। क्या है कि पढ़ाई के बीच बीच में थोड़ा सा हल्का माहौल बना के रखना चाहिए ताकि पढ़ने में मन लगे, इस प्रकार, इसलिए मैंने ये बात कही। अब हम पढ़ते हैं फल के बारे में। फल का निर्माण फूलों के अंडाशय भाग से होता है। फल के अंदर बीज होता है। फल मीठे और खट्टे दोनों प्रकार के होते हैं। फल के उदाहरण जैसे सेब, अमरूद, अनार, टमाटर, नींबू आदि, ये तो आपने देखा ही है। ये सब फलों के उदाहरण है ना। अब हम फलों में पाए जाने वाले बीज में क्या निकलता है? बीजांड बनाते हैं। बीजों के अंदर ये गुण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, बीजों के अंदर क्या गुण होता है? बीजों के अंदर ये गुण होता है कि वे नमी और वायु की उपस्थिति में मृदा में अंकुरित हो जाते हैं, है ना। क्या होती है? नमी मिलती है और वायु यानी कि पानी और नमी, जैसे कि आप जानते ही हैं, बीज में जो है अंकुरित हो जाता है। कुछ बीजों से तेल निकाले जाते हैं, कई बीजों को खाया भी जाता है। सिंपल सी बात है। अब पौधों के प्रकार, है ना। पौधों को मुख्यतः कितने प्रकार में बांटा गया है? 4 प्रकार में। ये हैं शाक, झाड़ी, वृक्ष, लताएं, और लताओं को 2 प्रकार से बांटा गया, विसर्जी लताएं और आरोही लताएं। अब शाक क्या होती हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप चित्र में देखेंगे, ये दिख रहा है आपको सारे पत्ते वाली, धनिया दिख रहा है आपको, पालक दिख रही है, बथुआ दिख रही है, ये सारी जो भाजी वाली हर्ब्स, जो इनको कहा जाता है हर्ब्स, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? शाक। ये आकार में, जैसा आपने चित्र में देख ही लिया है, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका तना हरे रंग का होता है, बहुत ही कोमल होता है। आप तो भाजियाँ जितनी आप समझ गए होंगे कितनी कोमल रहती हैं, इसमें अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती। इसके उदाहरण है धनिया, मेथी, पालक, ये सब जितनी भाजियाँ हैं, है ना, ये सब क्या है? शाक है। और शाक में एक और चीज़ याद रखिएगा, केला क्या होता है? वो शाक में आता है। ये एक इम्पोर्टेंट है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। केला क्या है? शाक है। अगला है झाड़ी, सॉरी, है ना। अगला हम पढ़ेंगे झाड़ी। झाड़ी जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, नींबू, गुलाब, गुड़हल, ये सारी क्या होती हैं? झाड़ियाँ होती हैं, जो ना पूरी तरीके से वृक्ष होते हैं ना पूरी तरीके से शाक होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। तो हम, इनका आकार क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया, शाक से बड़ा होता है। इनका तना मोटा और कठोर होता है। तने से कई सारी शाखाएं आधार से निकलती हैं। गुलाब, गुड़हल, नींबू आदि इसके उदाहरण हैं। बहुत आसान है और बहुत इजी है। बस मन लगाकर आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। बस आप मन लगाकर इसको देखें ताकि आपका ये पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाए, है ना। अब हम वृक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। इनका आकार बहुत बड़ा एवं विशाल होता है। इनका तना कठोर, मोटा एवं भूरे रंग का होता है। इनके तने से कई शाखाएं निकलती हैं जो चारों ओर फैली होती हैं, जैसे आम, जामुन, पीपल आदि, ये सभी क्या है? वृक्ष हैं। देखिए, जो हम पर्यावरण के जो टॉपिक्स हैं वो इसलिए इजी होते हैं क्योंकि हमारे चारों ओर होते हैं, जिन्हें हम देखते हैं। अब देखिए आपने लताएं, अब हम लताओं पे आ रहे हैं। लताएं भी आपने देख रखी हैं, जैसे कि आपने तरबूज की लताएं, मेरे जो कृषक बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज़ को। जो ज़मीन पर दूर दूर तक फैली रहती हैं ना, वो क्या होती हैं? ज़मीन पर, आप याद रखिएगा, ज़मीन पर फैली होती हैं वो क्या होती हैं? विसर्जी लताएं, है ना। ये वह पौधे होते हैं जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। इनको 2 भागों में बांटा गया है। विसर्जी लताएं, जैसा मैंने आपको बता दिया है। सामान्य रूप से ये लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली रहती हैं। इसके उदाहरण है खीरा, तरबूज आदि, है ना। अब आरोही लताएं, आरोही लताओं को क्या होता है कि ये सीधी, ये जो आपने पेड़ों पे लिपटी हुई देखी हुई हैं, लकड़ी पे लिपटी हुई, लौकी, गिलकी, इन सब की जो लताएं होती हैं ना, ये सब आरोही लताएं होती हैं। अमर, बेल आपने देखा होगा।
ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधी खड़ी होती हैं। ये वृक्ष के तने के चारों ओर लिपटी होती हैं, उदाहरण मनी प्लांट, अमरबेल आदि। इनको कभी आपने जमीन पे पड़ा हुआ नहीं देखा होगा, है ना। आप समझ गए ना अंतर। बहुत आसान है, बहुत इजी है और बहुत मज़ेदार टॉपिक्स हैं ये, है ना। अगला आते हैं क्षेत्र के आधार पे। अब क्या है, पौधों का वर्गीकरण कई प्रकार से, तो अब इसको समझने में थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन आप इसको अच्छे से देखें ताकि आपके पूरे टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। जलोद्भिद, ये देखिए जलोद्भिद क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे जल के अंदर। जो कमल, हाइड्रिला आदि जो हैं ये क्या है, ये जलोद्भिद है। इनकी पत्तियों पर मोटी मोम की परत बिछ जाती है ना। इनकी जड़ें छोटी होती हैं। लवणोद्भिद, इनकी जड़ें ऊपर आ जाती हैं, दलदली भूमि में उगते हैं। सॉल्ट मार्च इसका उदाहरण है ना। और समोद्भिद क्या होते हैं, जो हमारी फसल होती है ना सारी, गेहूँ, मक्का, चना, बाजरा, ये सब क्या है, समोद्भिद। मरुद्भिद क्या है, जो रेगिस्तानी इलाके में उगते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, है ना, नागफनी कैक्टस जिसे हम कहते हैं। ये सारे जो है, ये सब जो है इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया है क्षेत्र के आधार पर। अब देखिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जलोद्भिद, जैसा मैंने आपको बताया पहले ही, ये क्या होता है, ये पानी में पाए जाते हैं। इनकी जड़ कम विकसित होती है, इनकी पत्तियाँ पतली एवं सक्रिय होती हैं। इनकी पत्तियों पर मोम की परत होती है, उदाहरण कमल, हाइड्रिला, जल लिली आदि। ये मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब लवणोद्भिद, ये दलदली भूमि में पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई होती हैं। सॉल्ट मार्च इसका उदाहरण है। अब जैसे समोद्भिद मैंने आपको बता दिया, ये पौधे खेती योग्य भूमि पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस और शाखा युक्त होता है। इसका उदाहरण है मक्का, टमाटर, गेहूँ, धान आदि, है ना। अब जो है एक और मरुद्भिद, ये पौधे मरुस्थलीय रेतीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, इनकी जड़ें गहरी होती हैं। इन पौधों का तना गद्देदार एवं उनकी ऊपरी परत से ढका होता है, उदाहरण नागफनी, अन आदि, है ना। और अन्य महत्वपूर्ण पौधे, जैसे मैंने आपको सबके बारे में बता दिया था, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। याद रखिएगा, क्षेत्र के आधार पे कितने में, जलोद्भिद, ठीक है, जलोद्भिद आप समझ गए, लवणोद्भिद, और तीसरा समोद्भिद, और चौथा क्या है, जैसे मैंने मरुस्थलीय वाले जो है मरुद्भिद, है ना। अब जो है मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। अब सबसे पहले हमारा जलोद्भिद क्या होता है, जल में पाए जाने वाले। लवणोद्भिद, दलदली भूमि में पाए जाने वाले, जो कि क्या हैं, सॉल्ट मार्च इसका उदाहरण है। उसके बाद समोद्भिद, खेती योग्य भूमि पर जितने भी पेड़ पौधे उगते हैं वो सब क्या है, समोद्भिद हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है मरुस्थलीय, ये इसमें जो रेगिस्तानी इलाकों में उगते हैं और गद्देदार इनकी पत्तियां होती हैं, कांटों वाली होती हैं, और इनका उदाहरण हमारा नागफनी कैक्टस जो है वो है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगले कुछ अन्य महत्वपूर्ण जिनके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण को मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन आए हैं इसलिए इन सबको मैंने इंक्लूड किया है। बरगद, अन्य महत्वपूर्ण पौधों में आता है बरगद। ये एक विशालकाय वृक्ष होता है। बरगद का वृक्ष आपने देखा होगा, बहुत बड़ा होता है और इनकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं। ये जड़ें सीधा कहाँ जाती हैं, नीचे जमीन में। तो इन जड़ों को हम स्तंभ जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ जड़ कहा जाता है। जो जड़ें निकलती हैं बरगद के शाखाओं से, उनको क्या कहा जाता है, स्तंभ जड़ें, ठीक है। अब क्रोटन, क्रोटन कैसा है, एक महत्वपूर्ण पौधा है ये पौधा फसल के साथ बोया जाता है। इसकी जड़ें अधिक नीचे नहीं होती। इस पौधे के माध्यम से किसान पता कर सकते हैं फसल को कब पानी देना है, क्योंकि जब ये पौधा मुरझाने लगता है तो फसल को पानी की आवश्यकता होती है। तो किसान आसानी से समझ जाते हैं कि मैं पानी दे देता हूँ, है ना। ये एक महत्वपूर्ण है, इसलिए क्रोटन का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्रोटन क्या है, फसल के साथ बोया जाने वाला पौधा। इसकी जड़ें ज़्यादा अंदर नहीं जाती हैं, छोटी होती हैं, और ये जब मुरझाने लगता है तो किसान समझ जाते हैं कि फसल को पानी की आवश्यकता है। आगे आता है केला, ठीक है। केला, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, केला एक प्रकार का शाक है, ठीक है। इसका तना कमजोर और हरा होता है। केले के फल एवं फूल दोनों खाए जाते हैं, है ना, ठीक है। खेजड़ी आपने सुना होगा, खेजड़ी
अब खेजड़ी जो है ये भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसकी पत्तियों की सब्जी बनती है। इस पेड़ की छाल से दवाई बनाई। खेजड़ी कितनी महत्वपूर्ण है, ये रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। ये कम पानी की इसमें ज़रूरत होती है। इसकी पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है, छाल से दवाई बनाई जाती है। खेजड़ी की लकड़ी में कभी कीड़े नहीं लगते और ये छायादार होता है। तो इस जो मैंने आपको बताया इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन कई तरीके से वो पूछता है और मैंने लगभग कोशिश की कि आपको सभी तरीके से समझा पाए। खेजड़ी क्या है, एक पौधा पेड़ है जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इस कम पानी की आवश्यकता होती है। इसकी पत्तियों की सब्जी बनती है, छाल से दवाई बनती है और लकड़ी में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। ठीक है, और ये छायादार होता है। रेगिस्तानी ओक, अब हम पढ़ेंगे रेगिस्तानी ओक। ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं। ये पानी में स्थिर होता है। इनमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप लगाकर पानी बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे घटपर्णी। घटपर्णी जो है यह एक कीट भक्षी पौधा है। ये पेड़ कीड़े मकोड़े, मेंढक, चूहे आदि छोटे जीवों को खा जाता है। इनका आकार लंबा घड़े जैसा होता है जिस पर पत्तीनुमा ढक्कन होता है। इस पौधे से खुशबू निकलती है। ये भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ये इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। और ये कीड़े क्यों खाता है? अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। काय के लिए खाता है? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। ठीक है, अब जो है पौधों का महत्व। पौधों का महत्व तो आप समझ ही चुके हैं, सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार हम और इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पौधे क्या करते हैं? हवा को शुद्ध करते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। पौधे मृदा क्षरण को भी रोकते हैं। ठीक है, और मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। पौधों से हमें विभिन्न वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे उसकी जड़ के रूप में हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, फल के रूप में खाते हैं, फूल के रूप में खाते हैं कुछ, है ना। जड़ के रूप में मूली, गाजर, चुकंदर, आलू, अरबी, आलू अपन खाते हैं। तने के रूप में जो है तना है उसको आलू है वो, और पत्ती पालक, मेथी, बथुआ, फल फूल गोभी के सभी जितनी चीज़ें ये हमें मिलती हैं, काई से मिलती हैं? नारियल जो है फल से तेल बन गया। लो साहब, अब इसके बाद हम आ गए हैं मूंगफली का तेल, जो कि फूल के माध्यम से चमेली गुलाब का तेल मिलता है हमें। औषधि के रूप में कई सारी कुनेन, सिनकोना, मॉर्फिन आदि यूज़ की जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आशा करते हैं कि जो आज हमने पढ़ा है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, ये आपके काम आएगा। और इसमें हमने सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। यदि इसमें आपको कुछ कमी लगती है कि ये टॉपिक रह गया है इससे संबंधित, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम अगले वीडियो में उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और पुनः आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभ